वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने गो बस तक पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे से देखते हैं। तो अगर आपने इसके लास्ट पार्ट यानी प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गो डाउन द ड्रेन से। गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन मीन्स नाली में चले जाना। गो डाउन द ड्रेन मीन्स नाली, यानी नाले में या नाली में चले जाना। तो इसका मतलब क्या होगा? निष्फल या निरर्थक साबित होना, या फिर ये कह सकते हैं टू वेस्ट समथिंग, है ना। तो इसको तो आप शब्दों से ही समझ सकते हैं। गो डाउन द ड्रेन मीन्स होता है नाले में चले जाना। तो नाली में चले जाने का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ वेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गो डाउन लाइक ए लीड वैल्यून। गो डाउन लाइक लीड वैल्यू मीन्स होता है बुरी तरह असफल होना, या फेल कंप्लीटली, या बी पुअरली रिसीव्ड बाय एन ऑडियंस। इसकी एक मीनिंग और भी है, मतलब बी पुअरली रिसीव्ड बाय एन ऑडियंस। तो ये इडियम, इसको आप ऐसा समझिए, यह फ्रेज जो है अमेरिका से जन्मा है, जिसका इस्तेमाल मॉम एंड पॉप कार्टून में हुआ था, जो यूएस के बहुत सारे न्यूज़पेपर में जून 1924 में छपा था। ओके, तो अगला देखते हैं। गो डच। गो डच मीन्स होता है टू एग्री टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, या बिल बिल का समान भागों में भुगतान करना। मतलब बिल का समान पार्ट, जैसे मान ली 2-3 लोग खाना खाने गए होटल में, तो जो बिल आया तो उस बिल को इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके जो है इसको भुगतान किया गया। दैट इज गो डच। यह इडियम जो है 17वीं सेंचुरी में सर्वप्रथम यूज़ हुआ था, जब इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच लड़ाई हो रही थी। तो ट्रेड रूट और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर ये लड़ाई हो रही थी। तो गो डच का मतलब है कि एक ऐसे एग्रीमेंट से है जिसमें ईच पर्सन जो है खुद का एक्सपेंसेस स्वयं पे करेगा। उस एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इसमें जो भी खर्चा आएगा हर मेंबर खुद से उसका खर्चा उठाएगा। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट इज गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग मीन्स होता है सस्ते में बेचना, या टू गेट समथिंग फॉर अ सरप्राइजिंगली लो प्राइस। गो फॉर ए सॉन्ग यह इडियम जो है स्ट्रीट सिंगर्स के लिए यूज़ हुआ था। तो स्ट्रीट सिंगर जो है रोड के किनारे खड़े होकर गाना गाया करते थे और लोग उन्हें कुछ पैनीज दे दिया करते थे। तो उस समय सिंगिंग कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं माना जाता था, क्योंकि इसे कोई भी कर सकता था। तो इसलिए इस प्रोफेशन के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। तो गो सॉन्ग मीन्स होता सस्ते में बेचना, या कोई किसी चीज़ की कीमत बहुत कम लगाना।
नेक्स्ट इज गो फॉर ब्रोक। गो फॉर ब्रोक मीन्स होता है अपना पूरा प्रयास करना। तो ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल। यह इडियम गेम क्रैप्स, जो कि एक प्रकार का गैमलिंग गेम है, से लिया गया है, जिसमें कि दो पासों से खेला जाता है। इस गेम में दो पासे होते से फेंका जाता है। तो इस गेम में प्लेयर सब कुछ दांव पर लगा देते थे, और अगर हार जाते थे तो वे कहलाते थे ही वुड बी ब्रोक और बैंकरप्ट हो जाते थे। तो ही वुड बी ब्रोक या बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाते थे। तो गो फॉर ब्रोक मीन्स होगा अपना पूरा प्रयास करना, ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर मीन्स होता है बुरी तरह आलोचना करना, या टू अटैक क्विकली एंड सेवेजली द मोस्ट इफेक्टिव वे। इंग्लिश मीनिंग इसका यही होगा। तो यह इडियम इस तथ्य पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को जल्दी से मारने का इफेक्टिव तरीका यह है कि उस व्यक्ति की जगलर एंड आर्टरी। जगलर आर्टरी मीन्स जो गले की एक आर्टरी होती है, थ्रोट आर्टरी को काट दिया जाए। तो जगलर आर्टरी को अगर काट दिया जाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी से मर जाएगा। तो हिंदी मीनिंग तो उसकी होगी कि बुरी तरह आलोचना करना। लेकिन इंग्लिश में अगर देखें मीनिंग इसकी कई दो तीन है। पहला है टू अटैक क्विकली एंड सेवरली इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज या आलोचना करना। तो नेक्स्ट देखते हैं, गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड मीन्स बी क्लोजली एसोसिएटेड या साथ साथ चलना, मतलब हाथ से हाथ मिला के चलना। गो हैंड इन हैंड, हाथों हाथ। हिंदी में कहावत है ना, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ मीन्स क्या होता है कि तुरंत तुरंत कोई काम होना या साथ साथ चलना। बी क्लोजली एसोसिएटेड विथ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाथ से हाथ मिला के चलना। तो हाथ से हाथ मिलाने वाला क्या होगा, एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हुए चलना, यानी बी क्लोजली एसोसिएटेड विथ। नेक्स्ट इज गो हेवायर। गो हेवायर मीन्स होता है टू टू गो आउट ऑफ कंट्रोल या अस्त व्यस्त या बर्बाद हो जाना। तो गो हेवायर मीन्स होता है एक ऐसे वायर से है जिसका यूज है, यानी सूखी घास को बांधने के लिए किया जाता है। अगर बैलर, बैलर क्या होता है, जो गांठ बांधने का मशीन होता है या व्यक्ति जो गांठ बांधता है, ठीक से काम ना करे या तो बेलिंग वायर टूट जाए, तो बेलिंग प्रोसेस में तो यह एक होपलेस घटना होगी। तो हे वायर बहुत पतला होता है जो कि आसानी से कट हो जाता है, जिससे कि घास को निकाल कर मवेशी को खिलाया जा सके। तो इसका इसकी उत्पत्ति यही है। तो गो हे वायर मीन्स क्या होगा, अगर वो हे वायर अगर कट जाए तो क्या हुआ, तो घास का जो गट्ठर है वो खुल जाएगा और वो घास अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो गो हे वायर मीन्स होगा अस्त व्यस्त या बर्बाद हो जाना, या टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज गो ऑफ द एयर। गो ऑफ द एयर मीन्स होता है किसी प्रोग्राम का प्रसारण या रेडियो टेलीविज़न पर बंद हो जाना, या टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग मीन्स ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाना, किसी प्रोग्राम का प्रसारण जो रेडियो टेलीविज़न पे होता है वो बंद हो जाना। गो ऑफ द एयर, तो इसको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो जो है उसको क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एयर उसको कहा जाता है। एयर एयर का मतलब होता है कि यहाँ दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण है ना। तो गो ऑफ द एयर मीन्स क्या होगा, प्रसारण बंद हो जाना। नेक्स्ट इज गो ओवर लाइक अ लीड बैलून।
गो ओवर लाइक ए लीड वैल्यू होता है असफल होना, या टू फेल कंप्लीटली एंड बी कंसिडर्ड इन फ्लॉप बाय द पब्लिक। टू फेल कंप्लीटली या बी कंसिडर अ फ्लॉप बाय द पब्लिक, पब्लिक के सामने असफल घोषित कर देना या फेल हो जाना। गो ओवर लाइक अ लीड बैलून, यह इडियम जो अमेरिका से ओरिजिनेट है और यह सबसे पहले मॉम एंड पॉप कार्टून में यूएस के न्यूज़पेपर में जून 1924 में छपा था। इसके बाद इस इडियम का यूज़ सेकेंड वर्ल्ड वार में तक नहीं हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार तक नहीं हुआ था। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद दोबारा इसका यूज़ जो है आर्टिशन डेली ग्लोब में मई 1947 में हुआ और इसके बाद से ही यह इडियम जो है मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में इंटर कर गया। इसका यूएस वर्जन है गो ओवर लाइक ए लीड बैलून और यूके में इसका वर्जन है गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। इसका मतलब होता है असफल हो जाना, या टू फेल कम्प्लीटली, या टू बिकम अनसक्सेसफुल, या बी कंसीडर ए फ्लॉप बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक के द्वारा असफल घोषित कर दिया जाना। नेक्स्ट इज गो नट्स। गो नट्स मीन्स होता है टू बिकम मेंटली इल या इंसेन या उत्तेजित हो जाना। तो यहाँ नट का तात्पर्य वंस हेड से है, किसी के मस्तिष्क से है। तो गो नट्स का मतलब है टू बी आउट ऑफ माइंड और टू बी आउट ऑफ वंस हेड। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ए क्रेजी पर्सन इन अ नटर। तो गो नट्स मतलब ये होगा उत्तेजित हो जाना या टू बिकम मेंटली इल या इंसेन। नेक्स्ट इज गो प्लेसेस। गो प्लेसेस मीन्स होता अपने कैरियर में सफल होना या टू फाइंड सक्सेस इन सम एरिया ऑफ वंस लाइफ, टू फाइंड सक्सेस इन सम एरिया ऑफ वंस लाइफ। तो गो प्लेसेस मतलब क्या होता है दूर तक जाना, यानी लंबा सफ़र तय करना। तो अपने कैरियर का लंबा सफ़र तय करना गो प्लेसेस में से यही होगा। नेक्स्ट इज गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री मीन्स होता है बिना सजा पाए बच निकलना, या टू बी टोटली फ्री फ्रॉम हार्म और पनिशमेंट। टू बी टोटली फ्री फ्रॉम हार्म और पनिशमेंट यानी नुकसान पहुंचाने से या सजा पाने से बच जाना। तो गो स्कॉट फ्री ये इडियम जो है मिडिवल टाइम में एक टैक्स लगाया जाता था जिसका नाम रखा गया था स्कॉट। ये स्कॉटलैंड का एक टैक्स था, तो जिसे 14वीं सेंचुरी में लगाया जाता था। तो स्कॉट फ्री का मतलब होता था कि किसी पर्सन को उस टैक्स यानी स्कॉट नामक टैक्स से मुक्ति मिल जाना या बच निकलना। नेक्स्ट इज गो डिस्टेंस। गो डिस्टेंस मतलब होता है टू परसिस्ट विथ सम एक्टिविटी और गोल अंटिल इट्स completion। टू परसिस्ट विथ सम एक्टिविटी और गोल अंटिल इट्स completion मीन्स कठिनाई के बावजूद काम को अंजाम तक पहुंचाना। कठिनाई होने के बावजूद भी जो है अपने लक्ष्य को या उस काम को अंजाम तक पहुंचा देना। गो डिस्टेंस
यह इडियम बॉक्सिंग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट अ फाइट विदाउट बीइंग नॉक्ड आउट। मतलब बिना नॉकआउट हुए फाइट को कंप्लीट करना। इस इडियम का मतलब यही था स्टार्टिंग में, और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी। बाद में इसका इस्तेमाल होने लगा कठिनाई के बावजूद काम को अंजाम तक पहुंचाना है, इस अर्थ में। नेक्स्ट इज गो एक्स्ट्रा माइल। गो एक्स्ट्रा माइल मीन्स होता है किसी चीज की सफलता के लिए पूरा प्रयास करना, या ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। गो एक्स्ट्रा माइल यह इडियम जीसस के उपदेशों से लिया गया है। तो वे अपने फॉलोवर्स को कहते थे कि 1 माइल के स्थान पर आप 2 माइल्स आगे बढ़ो। ओके, बट अंडर द रोमन इम्प्रेसमेंट लॉ, मतलब रोमन का जो कानून था उसमें ये कहा गया था कि रोमन सोल्जर जो है, एक जीव जो होते हैं, जो ईसा मसीह के जो फॉलोवर है वो ज्यूस कहलाते हैं। तो एक जीव को अपने पैक को केवल 1 माइल तक ले जाने का ऑर्डर दे सकते थे, 2 माइल तक नहीं जा सकते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आप 1 माइल की जगह 2 माइल आप। और रोमन इम्प्रेस रूल में ये था, लॉ में था कि आप 2 माइल नहीं जा सकते, लेकिन जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आप 1 माइल की जगह 2 माइल चलिए। अगला इडियम है गो द होल हॉग। गो द होल हॉग मीन्स डू कंप्लीटली एज पॉसिबल, या हर मुश्किल या परेशानी, सॉरी ये होगा पूरा या अंतिम सीमा तक प्रयास करना। आई थिंक मैंने लास्ट वाले में कुछ मैंने रॉन्ग बता दिया। हाँ, गो एक्स्ट्रा माइल्स मतलब होगा हाँ, तो गो एक्स्ट्रा माइल मीन्स होगा किसी चीज़ की सफलता के लिए पूरा प्रयास करना, या ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब यही होगा, और मैंने इसकी उत्पत्ति तो आपको बता ही दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं गो द होल हॉग। गो द होल हॉग मीन्स होता है डू कंप्लीटली एज पॉसिबल। यह हिंदी मीनिंग इसका ये होगा पूरा या अंतिम समय तक प्रयास करना। गो द होल हॉग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यह ईडियम जो है लाइव स्टॉक यानी जो फार्म एनिमल होते हैं या बुचरी से लिया गया है। होल हॉग, तो हॉग क्या होता है, एक डोमेस्टिकेटेड पिग होता है, पालतू पिग होता है जिसको मीट के लिए पाला जाता है। तो होल हॉग का मतलब होता है हॉग के बॉडी का कोई भी हिस्सा वेस्ट ना होना, नहीं मतलब उसके स्किन से लेकर हूप्स यानी खुर यानी नाखून तक जो है इस्तेमाल जो है खाने के रूप में किया जा सकता है। तो होल हॉग मीन्स होता है पूरा या अंतिम सीमा तक प्रयास करना। नेक्स्ट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स होता है हर मुश्किल या परेशानी झेलना,
या टू फेस मैनी चैलेंजेस। यह इडियम जो है सर्कस से लिया गया है। तो सर्कस के एनिमल जैसे डॉग्स, लॉयंस एंड टाइगर्स को हुप्स या धातु का छल्ला जो है उससे होकर जंप करने के लिए फोर्स किया जाता है, जिससे कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट हो सके। तो गो थ्रू द फायर एंड वाटर मीन्स क्या होगा, हर मुश्किल या परेशानी झेलना। सॉरी, मैंने इसका जो ओरिजिन मैंने दूसरा बता दिया। तो गो थ्रू द फायर एंड वाटर मीन्स होगा हर परेशानी या मुश्किल झेलना, या टू फेस मैनी चैलेंजेस। यह इडियम जो है मध्यकालीन से या मेडिवल टाइम से लिया गया है। उस समय जो है जो मुलजिम होते हैं, जो एक्विस्ट पर्सन जिन्हें सज़ा दी जाती थी, उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती थी या ऑर्डर लिया जाता था। और या जिसमें क्या होता था कि उसे रेड हॉट आयरन, एक लाल गर्म तप्त लोहे के रॉड पर चलना पड़ता था, या उन्हें पानी में फेंक दिया जाता था, जिससे कि उनको सज़ा दी जा सके। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स होगा हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। इसकी उत्पत्ति यही होगी। नेक्स्ट इडियम इज गो थ्रू हूप्स। गो थ्रू हूप्स मीन्स होता है पूरा प्रयास करना, या टू डू वेरी पॉसिबल एफर्ट। तो गो थ्रू हूप्स जो है यह इडियम सर्कस से लिया गया है। सर्कस के एनिमल जैसे डॉग्स, लॉयंस और एंड टाइगर्स को हूप्स या धातु का छल्ला जो होता है उससे होकर जंप करना पड़ता था। तो जंप करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, जिससे कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट हो सके। तो गो थ्रू हूप्स मीन्स होगा पूरा प्रयास करना। नेक्स्ट इज गो रैक एंड रूइन। गो रैक एंड रूइन मीन्स होगा पूरा बर्बाद होना, या टू फेल इनटू सीवियर और टोटल डिके, मतलब पूरी तरह से बर्बाद होना या किसी चीज में असफल हो जाना। टू रैक एंड रूइन, रैक जो है ये इज अ वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रैक। RACK की जगह के WRACK होगा। ये रैक जो है WRACK से लिया गया है। तो WRACK रैक, WRACK रैक, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या रूइन। और रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, और रैक का मतलब भी होता है डिस्ट्रक्शन। तो गो टू द रैक एंड रूइन मतलब होगा पूरा बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट इज गो टू समबडीज हेड। गो टू समबडी हेड मीन्स होता है किसी बात पर घमंड करना या घमंड भर जाना किसी बात पर। टू समवन ओवरली प्राउड। नेक्स्ट इज गो टू द बेंड। गो टू द बेंड मीन्स होता है किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, या बिकम क्लियर एट लास्ट मोमेंट। गो टू द बेंड, इसकी दो मीनिंग होगी। किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, या लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ क्लियर होना, यानी किसी चीज़ का डिसीजन या उसके बारे में निर्णय जो है एकदम अंतिम क्षण में ले पाना। गो टू द विंड्स का ये भी मीनिंग भी है। और दूसरी मीनिंग ये है किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। गो टू द विंड यह जो है यह इडियम हॉर्स रेसिंग से लिया गया है, जिसमें एक वायर को फिनिश लाइन के ऊपर टांग दिया जाता था ताकि विनर्स की आसानी से पहचान किया जा सके। तो जो रेसर होते थे जब उस वायर के नज़दीक एकदम पहुंच जाते थे तो पता लग जाता था कि वो जो है विनर होने वाला है इस रेस में। तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था कि कमिंग डाउन टू द वायर, तो ही वुड बी डिस्क्राइब। तो उस
व्यक्ति को या उस रेसर को कमिंग डाउन टू द वायर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था। तो गो टू द विंड्स में होगा किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, या किसी भी निर्णय का अंतिम क्षण तक या किसी भी घटना का अंतिम क्षण तक निर्णय न ले पाना, या किसी भी परिणाम का अंतिम क्षण तक में ही परिणाम घोषित होना, एकदम लास्ट मोमेंट में, बिकम क्लियर एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट इज गो टू द वायर। गो टू द वायर मीन्स होता है किसी सॉरी आई थिंक इसमें जो है प्रिंटिंग वजह से ये थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं, इसके वजह से कुछ कन्फ्यूजन में क्रिएट हो रहा है। तो गो टू द वायर के सामने वाला इडियम ये वाला है। ये गो टू द विंड्स जो है फ्रेंड्स, ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ये इसके जिसकी मीनिंग के सामने जो है एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है इसका हिंदी मीनिंग, तो इसको थोड़ा फिर कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ। गो टू द विंड्स इसके सामने ये वाला होगा गो डाउन द ड्रेन। गो टू द विंड्स मीन्स होता है गो डाउन द ड्रेन, मीन्स नाली में चले जाना या बर्बाद हो जाना। जैसे कि प्रीवियस अभी ऊपर मैंने इसकी मीनिंग बताया था, गो डाउन द ड्रेन या गो टू द विंड्स दोनों का सेम मीनिंग होगा। इसका मतलब होता है बर्बाद होना या वेस्ट हो जाना। और ये गो टू द वायर इसका मतलब ये होगा किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, या बिकम क्लियर एट लास्ट मोमेंट, या अंतिम क्षण में किसी चीज़ का परिणाम घोषित होना। तो ये इडियम जो है इसकी उत्पत्ति मैंने अभी बता दी थी आपको, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। यह इडियम जो हॉर्स रेसिंग से लिया गया है, जिसमें एक वायर को फिनिश लाइन के ऊपर टांग दिया जाता था ताकि विनर की जो है आसानी से पहचान किया जा सके। तो जो रेसर वायर के एकदम नज़दीक पहुंच जाता था तो उसको इस रूप में डिस्क्राइब किया जाता था, संबोधित किया जाता था कि कमिंग डाउन टू द वायर, मतलब वो रेसर कमिंग डाउन टू द वायर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था। नेक्स्ट इज गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो में था किसी स्थिति में बदलाव लिए बिना अनमने भाव से उसमें लगे रहना, या टू डू वॉट अदर्स डू, मतलब दूसरों का अनुसरण करना, मतलब जो बाकी लोग कर रहे हैं उसी के साथ साथ चलते रहना। गो विद द फ्लो है ना। ये इडियम जो है आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है। बस गो विद द फ्लो मतलब पानी की, जैसे मान ली नदी की पानी बह रही है तो उस पानी के बहाव के साथ बहते चले जाना, मतलब उसी डायरेक्शन में चले जाना जिस डायरेक्शन में सभी लोग जा रहे हैं, या उस डायरेक्शन में या काम करना जिस डायरेक्शन में बाकी सभी लोग कर रहे हैं। यह इडियम जो सबसे पहले रोमन एम्परर मैक्यूस मार्कस आर्लियस द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट इज गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप मीन्स मतलब ईश्वर का लंगूर। तो लंगूर में क्या होता है? लंगूर एक कैसा जानवर होता है? एक मूर्ख जानवर होता है ना, वो दूसरों की नकल करता है। तो गॉड्स ऐप मीन्स होगा मूर्ख या फुलिश पर्सन और बिहेव इन अनकंट्रोल्ड वे। जैसे कि मंकी जो है अनकंट्रोल वे में बिहेव करता है ना, दूसरों को देख नकल करता है मूर्खों जैसा। तो गॉड्स ऐप मीन्स होता है लंगूर, तो गॉड्स ऐप मीन्स होगा मूर्ख या फुलिश पर्सन और बिहेव इन अनकंट्रोल वे। नेक्स्ट इज गॉन फिशिंग। गॉन फिशिंग मीन्स होता है आसपास की घटनाओं से बेखबर, या टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस या अराउंड यू, मतलब
किसी के आसपास कोई घटना घट रही है उसके बारे में बेखबर रहना, ये पता ना होना कि उसके आसपास क्या हो रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में पता ना होना। तो गो फिशिंग जो है यह एक सॉन्ग है जो कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बिंग गोसी गोस्बी ने 14 या 15 में गाया था। ओके। जो यह संकेत करता है कि रोज की रूटीन वाली लाइफ से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग करना। नेक्स्ट इज गॉन टू द डॉग्स। गॉन टू द डॉग्स मीन्स होता है पूरी तरह बर्बाद हो जाना या टू बिकम वर्स, या टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर। में क्वालिटी में एकदम बेकार हो जाना या कैरेक्टर में या क्वालिटी में बेकार हो जाना। टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर। ये इडियम 15 में इस पॉपुलर हुआ था, जिसका मतलब होता है ये इडियम जो है बेकार और बासी खाने को जो कि ह्यूमन के खाने योग्य नहीं होता है उसे डॉग्स के सामने फेंक दिया जाता था। तो इस इडियम का मतलब हुआ एनी पर्सन और थिंग कम टू अ बैड एंड, या रूइंड हो जाना, या लुक्ड टेरिबल, मतलब कोई चीज़ या पर्सन जो है वो एकदम अंतिम क्षण पे अपने बर्बादी के अंतिम क्षण पे आ जाना या बर्बाद हो जाना, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट इज गुड सैमरिटियन। गुड सैमरिटियन मीन्स होता है दूसरों की सहायता करने वाला, या समवन हु ट्राइज टू हेल्प पीपल इन ट्रबल और नीड। यह इडियम जो है बहुत ही पॉपुलर इडियम है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो होर्डिंग होता है बोर्ड में, उसमें ये लिखा रहता है कि दुर्घटना से बचने के लिए या दुर्घटना से ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए आप क्या बनिए, गुड सैमरिटन बनिए। तो गुड सैमरिटन मीन्स होता है दूसरों की सहायता करने वाला। यह जो है यह एक जो कि बाइबल से जन्मा है, जो कि जीसस की पैराबल्स। पैराबल्स क्या है, मतलब जो मोरल स्टोरी का जो कलेक्शन है जीसस क्राइस्ट का, उसको पैराबल्स बोला जाता है। तो जीसस क्राइस्ट के पैराबल से लिया गया है। इसमें एक ऐसे यात्री के बारे में बताया गया है जिसे लुटेरों ने लूट लिया और पिटाई करने के बाद अधमरे स्थिति में सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। तो कुछ देर बाद एक प्रीस्ट यानी पुजारी आता है, तो वो भी जब उसको देखता है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो चुपचाप चला जाता है। उसके बाद एक लेबियत 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 व्यक्ति आता है, यानी लेबियत का रहने वाला व्यक्ति वो आता है, लेकिन वो भी जो है उसको देख के इग्नोर करता है और चला जाता है। अंत में एक सैमरिटन जो है आता है। तो सैमरिटन जो जब वो उसकी मदद करता है, ठीक, उसके घावों को पोंछता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसका इलाज करता है और उसकी खुद देखभाल करता है। तो गुड सैमरिटन मतलब होता है कि दूसरों की सहायता करना। नेक्स्ट इज ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट मीन्स होता है मिडनाइट टू डाउन वर्किंग आवर, या मध्यरात्रि से सुबह तक काम का समय, मतलब मध्यरात्रि से सुबह तक काम करने का समय है, नाइट शिफ्ट यू कैन से। ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। इस ईडियम की उत्पत्ति ऐसे हुई कि यह ईडियम जो है 1800 से लिया गया है। उस समय एक व्यक्ति को ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में रखा जाता था, जो कि रात भर शमशान की देखभाल करता था, और वह व्यक्ति रात भर घंटी की आवाज़ सुनकर रात काटता था। एक घंटी बजाता रहता था और वो पूरी रात उस शमशान में बिता देता था। घंटी इसलिए बजाता था ताकि
उसके मालिक को पता चले कि वह ड्यूटी में है, या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि घंटी इसलिए बजाता था ताकि उसे डर ना लगे। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट मीन्स होगा मध्य रात्रि से लेकर सुबह तक काम करने वाला जॉब, या मिडनाइट टू डाउन वर्किंग आवर। नेक्स्ट इज ग्रीस समवंस पाम। ग्रीन समवंस पाम मीन्स घूस देना, या टू ब्राइब वन डिस्क्रीटली। ग्रीस मीन्स होता क्या है? चिकनाहट। पाम मीन्स होता हथेली, यानी किसी हथेली को चिकनाना। तो इसका मतलब क्या होगा? घूस देना। यह इडियम जो है 20th सेंचुरी का है, जिसका मतलब होता है समवन हु इज गुड एट सॉरी इसको आप, इसका कोई ओरिजिन ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ग्रीस समवन पाम में होता है किसी हथेली को चिकनाना, या तेल कहते हैं तेल लगाना, यानी किसी की हथेली में तेल लगाना या ग्रीस लगाना। इसका मतलब होता है घूस देना या चापलूसी करना। नेक्स्ट इज ग्रीक टू समवन। ग्रीक टू समवन मीन्स होता है समझ से बाहर, या समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड मतलब किसी के समझ से बाहर होना। ये तो इसको आप ऐसे समझिए कि मिडिल एजेस में जो ग्रीक लैंग्वेज का महत्व खोता जा रहा था। मध्यकालीन समय में जो है ग्रीक लैंग्वेज को लोग भूलते जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही टफ लैंग्वेज होती थी और प्रचलन से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा था। तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब मतलब जो लेखन कला, जो लेखन करते हैं, तो वो ग्रीक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते थे। तो जब वो डिफ़िकल्ट महसूस करते थे, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे, ग्रीक लैंग्वेज को आम बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे, तो वो लिख देते थे कि इट इज़ ग्रीक, इट कैन नॉट बी रीड। मतलब ये ग्रीक है, इसको रीड नहीं किया जा सकता। तो ग्रीक टू समवन मीन्स होगा समझ से बाहर होना या किसी की समझ में ना आना। नेक्स्ट इज ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स मीन्स होता है स्किल्ड एट गार्डनिंग, या जिसे बागवानी करने का शौक हो। यह इडियम जो है 20th सेंचुरी में का है, जिसका मतलब होता है समवन हु इज़ गुड एट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है क्या? कि फूलों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर मीन्स मतलब ऐसा पर्सन जिसे फूलों की खेती करना या बागवानी करना, उसे बहुत हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी होती है, वो तो फ्लोरिकल्चर होता है, फूलों की बागवानी करना मतलब मीन्स। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी करना, मतलब ऐसा पर्सन जिसे बागवानी करने का बहुत ही शौक हो। नेक्स्ट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स होता है ईर्ष्यालु या अ जेलस पर्सन या जेलसी। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर यह इडियम, इस इडियम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा अपने प्ले क्वेथेलो में 1604 में किया गया था, जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। नेक्स्ट इज ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है अनएक्सपीरियंस्ड या अनुभवहीन। यह इडियम अमेरिका से जन्मा है, जब यह पहली बार 15th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। तो इसका तात्पर्य है आ यंग ऑक्स और बुल, क्योंकि ये जानवर ग्रीन यानी कच्चा या अनएक्सपीरियंस थे, ठीक, जो और इनके सींग मैच्योर नहीं थे। सींग क्या थे? ग्रीन थे। ग्रीन मतलब होता मैच्योर ना होना, इसलिए उन्हें ग्रीन हॉर्न्स कहा जाता था।
ग्रे एरिया, ग्रे एरिया मीन्स होता है कमजोर पहलू, कमजोर पहलू या वीक पोर्शन, या वीक पोर्शन और अनक्लियर टॉपिक। नेक्स्ट इज ग्रे सेल्स, ग्रे सेल्स मीन्स होता है ब्रेन सेल्स या दिमाग, या नॉलेज और द पावर टू थिंक क्रिटिकली, नॉलेज और द पावर टू थिंक क्रिटिकली, या दिमाग, इसका मतलब ये होगा, मतलब होता है ब्रेन सेल्स। यहाँ ग्रे सेल्स का मतलब ब्रेन सेल्स से है। इसका कोई ओरिजिन मुझे मिला नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। ग्रे मैटर, ग्रे सेल्स या ग्रे मैटर दोनों का सिमिलर मीनिंग है, दोनों की मतलब होता है मस्तिष्क या दिमाग या नॉलेज और पावर ऑफ टू अंडरस्टैंड क्रिटिकली, टू अंडरस्टैंड थिंक क्रिटिकली, या मतलब दिमाग होना, मस्तिष्क मतलब दिमाग होना, या ऐसा पर्सन जो कठिन से कठिन चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है ग्रीस्ड फॉर द मील, ग्रीस्ड फॉर द मील मीन्स होता है जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या यूजफुल, यूजफुल फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, या किसी उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होना। ग्रीस फॉर द मिल, यह ईडियम जो है मिलर ग्राउंड यानी चक्की, जो चक्की का जहाँ चक्की होती है, जो हम आटा पिसाया जाता है, सॉरी गेहूँ पिसाया जाता है, वहाँ से रिलेटेड है। तो मिलर ग्राउंड में जो भी ग्रेन लाया जाता है तो उसे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब पीसने के बाद जो भी प्रोडक्ट निकलता है फाइनल प्रोडक्ट, तो उसका कुछ हिस्सा जो है सर्विस के रूप में, यानी जो सर्विस वो दे रहा है मिल ग्राउंड का मालिक, तो उसके कॉस्ट के रूप में रख लेता था। जैसे मतलब पैसे के बजाय वो क्या करता था, वो उस आटे का कुछ हिस्सा या जो भी चीज़ें पीसने के लिए आती है उस मिल में, उसका कुछ हिस्सा वो रख लेता था, जिससे कि उसको लाभ हो सके। तो ग्रीस फॉर द मिल मीन्स होता है जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट इज गंग हो, गंग हो मीन्स होता है एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग, या बिना परिणाम सोचे उत्साह के साथ समर्थन में। गंग हो जो है एक चाइनीज इडियम है, ठीक है, तो इसका भी ओरिजिन मुझे मिला नहीं, तो इसको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। गंग हो मीन्स होता है एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग, या बिना परिणाम सोचे पूरे उत्साह के साथ समर्थन में। ओके फ्रेंड्स, आज का इडियम फ्रेज हम यहीं तक रखते हैं, तो इसका जो है अगला पार्ट है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।